सॉलिड स्टेट। यार सॉलिड स्टेट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉलिड्स के बारे में, हाँ या ना? गुड। तो सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ बहुत बेसिक चीजें, इनका डेफिनेट मास होता, वॉल्यूम होता और शेप होता। मास, वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है ना गाइस? और क्या होता? हाई रिजिडिटी होती। रिजिडिटी तुम समझते हो गाइस, ठीक है ना, कि तुम्हारा बेंड नहीं होता। स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स क्या होती है? मिनिमम होती है। मिनिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, ठीक है ना। हमें पता है गैसेस में ज्यादा होता, मतलब लिक्विड में ज्यादा होता, गैसेस में और ज्यादा होता। अब आते हैं, एक तो स्पेसिंग की बात है, दूसरी आ गई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में क्या होते हैं? मैक्सिमम, हाँ या ना? बताओ। यस सर। राइट। तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं दे आर स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली। ठीक है ना गाइस? अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स या कैटेगरी ऑफ सॉलिड्स। वी कैन यूज एनी टर्म, कैटेगरी ऑफ सॉलिड्स। बैठ जाओ बेटा। सॉलिड्स होते तुम्हारे दो तरह के, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स। प्लीज ये बताओ सीट है नहीं है ना अवेलेबल? ओ gosh, hold on guys, just a minute. हाँ तो बच्चों हम क्या कह रहे थे? कैटेगरी ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स होते दो तरह के, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन क्या होते गाइस? देखो यार, हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, क्रिस्टलाइन में जो सिमेट्री होती है, जो अरेंजमेंट होता है, जो ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, वो बहुत देर तक चलता है। अमॉर्फस में भी तुम्हारा सिमेट्री होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती। दैट सिमेट्री इज शॉर्ट रेंज। जो तुम्हारी क्रिस्टलाइन में दैट सिमेट्री इज लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज सिमेट्री, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो अमॉर्फस है उसमें शॉर्ट रेंज सिमेट्री, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। तो अब लिखता हूं मैं, ठीक है ना गाइस? तो लेट अस डिस्कस द डिफरेंसेस। डिफरेंसेस देखते हैं। पहला, क्रिस्टलाइन में देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अमॉर्फस में क्या होगा? इर्रेगुलर अरेंजमेंट। ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड डिफरेंस, क्रिस्टलाइन। ये फैक्ट टू लर्न है जो मैं अभी डिफरेंस बताने वाला हूं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे आर रिगार्डेड एज ट्रू सॉलिड्स। ये ट्रू सॉलिड्स हैं। तो दूसरे क्या हैं? नकली सॉलिड्स या स्यूडो सॉलिड्स। हाँ, क्रिस्टलाइन आर ट्रू सॉलिड्स, अमॉर्फस आर, they are regarded as supercooled liquids, supercooled liquids या pseudo solids, pseudo solids। ओके बच्चों, सुपर कूल लिक्विड जैसे तुम्हारा ग्लास। ग्लास में तुम्हें याद है या नहीं याद है? बहुत साल पहले तुम्हें पढ़ाया गया था कि जो ग्लास है उनकी जो पेन है वो नीचे जाके थिकर हो जाते हैं। दे आर थिकर एट द बॉटम एंड वो थिनर एट द टॉप। तो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट अ सुपर कूल लिक्विड। अमॉर्फस सॉलिड्स का एक एग्जांपल क्या है? ग्लास तुम्हारा। ठीक है ना गाइस? नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड वन, क्रिस्टलाइन। दे अंडरगो regular cleavage. They undergo regular cleavage. Amorphous, they undergo irregular cleavage.
अभी बताता हूँ बेटा। क्लीवेज का मतलब है काटना, तोड़ना, ब्रेक करना, ठीक है ना, किसी चीज को ब्रेक करना। तो जब तुम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ब्रेक करते हो बेटा, तो तुम्हारा वो ऐसे मान के चलो दैट सिमेट्री इज मेंटेन्ड, मतलब पूरा एक जैसा तोड़ा गया वैसा ही तुम्हारा दूसरा पार्ट है, मतलब पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है सिमेट्रिक। अमॉर्फस का इरेगुलर क्लीवेज है, मतलब तुमने तोड़ा, देयर इज नॉट मच सिमेट्री, मतलब पॉइंट टू लर्न। यार उसके बारे में ज्यादा क्या एक्सप्लेन करूं, यू गेट द जनरल आइडिया। जब ब्रेक कर रहे हो तो यू आर गेटिंग अ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर इन बोथ द सॉलिड्स फॉर्म, दैट पार्टिकल्स फॉर्म, और अमॉर्फस में देयर इज इरेगुलर क्लीवेज, नॉट अ सिमेट्रिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। फैक्ट टू लर्न है यार, मतलब मैं जितना भी समझा रहा हूँ दैट्स इट, मतलब उससे सर ज्यादा एक मैं डाउट समझाने। है। हाँ बेटा, सर एक डाउट है। बोलो बेटा। सर अगर जैसे हमारा NaCl है वो भी हमारा ब्रिटल होता है बट एक क्रिस्टल है, तो उसके अंदर तो रेगुलर क्लीवेज नहीं होता ना शायद, या किस होता है? किस क्रिस्टल में? NaCl के यस सर। रेगुलर क्लीवेज होता है, मतलब यू माइट जस्ट बी वंडरिंग कि तुमने तोड़ा तो एक छोटा है एक बड़ा है, इस टाइप का, समथिंग ऑफ दैट काइंड। बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल लेवल पे, मैक मतलब माइक्रो लेवल पे मैं देखना चाह रहा हूं। तो माइक्रो लेवल पे जो सिमेट्री है दैट इज मेंटेन्ड। आई एम ओके टॉकिंग इन सर। टर्म्स ऑफ यूनिट सेल, समथिंग यू विल लर्न बाय द एंड ऑफ द क्लास या मिड ऑफ द क्लास। जो मैं बात कर रहा हूँ सिमेट्री की, आई एम टॉकिंग अबाउट एट, मतलब बहुत छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे देख रहा हूँ, ठीक है ना। जो तुम देख रहे हो दैट इज काइंड ऑफ एट मैक्रो लेवल, कि हाँ यस थोड़ा सर। बहुत डिफरेंस आ गया, डिफरेंस नहीं आता। क्लीवेज इज रेगुलर, मतलब यार याद कर लो ना, इतनी मेहनत क्यों ठीक करे, है सर। ठीक है। नेक्स्ट पे आते, क्रिस्टलाइन, ये इंपॉर्टेंट है, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। अमॉर्फस पे आते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब क्या है उसे समझो। यार देखो, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, कंडक्टिविटी, ठीक है ना। लेट अस से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी। आइडिया क्या है गाइस, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या लेट अस से एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इज इजियर टू अंडरस्टैंड। एक्सपेंशन जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, सपोजिंग तुम एक्सपेंशन देख रहे हो, तुमने हीट किया सॉलिड का, यू आर लुकिंग एट द एक्सपेंशन, तो तुम रियलाइज करोगे लेंथ के अलोंग एक्सपेंशन अलग हुई, ब्रेड्थ के अलोंग अलग हुई, और हाइट के अलोंग अलग एक्सपेंशन हुई। व्हेन यू हीट द सॉलिड द एक्सपेंशन अलोंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इज डिफरेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में हीट किया, एक तरीके रेगुलर, मतलब तुम्हारा एक्सपेंशन हो गई इन ऑल डायरेक्शंस, इट इज नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो एक्सपेंशन हुई इट वाज ऑलमोस्ट सेम इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है ना गाइस? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? क्रिस्टलाइन में दिस फिजिकल प्रॉपर्टी थर्मल एक्सपेंशन इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन जिसमें तुम्हारा एक्सपेंशन हो रही है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों अलग अलग हैं, तीनों के में एक्सपेंशन जो हुई दैट वाज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। इन अमॉर्फस सॉलिड्स दैट इज नॉट द केस गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस गुड। सर। तो वही चीज यस अब मैं सर। लिखने जा रहा हूं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इट हैज गॉट डिफरेंट, एनाइसोट्रोपिक का मतलब है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, या कंडक्टिविटी। अलोंग डिफरेंट एक्सिस, डिफरेंट एक्सिस में उनकी डिफरेंट वैल्यूज हैं ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड कंडक्टिविटी। ये हो गया तुम्हारा क्रिस्टलाइन का। क्रिस्टलाइन आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब आते हैं एमॉर्फस में जिसमें था आइसोट्रोपिक। अमॉर्फस सॉलिड्स वर आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक का मतलब है सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ डियर, हाँ करेक्ट। तो सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोंग डिफरेंट एक्सिस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन
ऑफ क्रिस्टल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स का मतलब क्या हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हम अमॉर्फस की बात नहीं करें, मजा ही नहीं आता, ठीक है ना गाइस। अच्छा एक काम करते हैं, इससे पहले लेट अस डिस्कस वन मोर प्रॉपर्टी बिफोर आई गो ऑन टू क्लासिफिकेशन। लेट मी गो ऑन टू वन मोर प्रॉपर्टी, ठीक है ना गाइस। ऑल्दो तुम रियलाइज करोगे क्रिस्टलाइन दे हैव गॉट अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है। अमॉर्फस दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। समझना मुश्किल नहीं है गाइस, मतलब अमॉर्फस को, अमॉर्फस से बेटर मैं क्रिस्टलाइन को समझाता हूं, दैट वुड बी कन्वीनियंट। गैस तुम्हें पता है H2O है, H2O को लेट अस ट्रीट आइस। अभी हमारा -10 डिग्री सेल्सियस पे हम उसे हीट करते गए करते गए करते गए, वो 0 पे आया। अब 0 पे इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, तुम्हारा आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड स्टार्ट गिविंग वाटर। अब तुम्हारा वही टेम्परेचर पे तुम्हारा आइस से वाटर पे जाएगा, मतलब व्हेन इट हैज बीन कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वाटर देन द टेम्परेचर विल राइज। मतलब तुम्हारा इट हैज गॉट अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे, दैट आइस विल बी कन्वर्टेड टू वाटर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो इट हैज गॉट अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अमॉर्फस का ऐसा नहीं है, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब आइडिया क्या है, दे डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स द क्रक्स। आगे चलते हैं, नाउ लेट अस गो ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है ना गाइस। अमॉर्फस की हमें नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता अमॉर्फस के बारे में बात करना। गाइस ये हमारे आ गए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, कोवलेंट या नेटवर्क क्रिस्टल्स, या तुम्हारे मेटालिक क्रिस्टल्स। गाइस ये जो हमने ब्रेक किया है ना इन बंदों को, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जो हमने ब्रेक किया है, वो हमने ब्रेक किया है ऑन द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उसके पार्टिकल्स मतलब वो किस चीज से बना हुआ है, इज इट मेड अप ऑफ आयंस, इज इट मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इज इट मेड अप ऑफ एटम्स, या इज इट मेड अप ऑफ, या इज इट अ मेटल। वो बना किस चीज है, आई डिस्कस, मतलब तब डिस्कस करूंगा जब मैं मेटलिक क्रिस्टल पे आऊंगा, ठीक है ना गाइस। मेटल तुम्हारा तुम्हें याद होगा, मैंने उसमें पढ़ाया था, किसमें, स्टेट्स ऑफ मैटर में, कर्नल्स एंड आयंस, या कर्नल्स एंड सी ऑफ मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट। कर्नल्स क्या हो गए, बेसिकली तुम्हारा एटम में से अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज व्हाट यू गेट एज अ कर्नल, ठीक है ना, दैट इज अ कर्नल। जैसे तुमने Na है, Na का या Mg लो, Mg इज बेटर, Mg में से Mg2+ को अगर देखो, दैट इज अ कर्नल, एंड दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल के, मेटलिक क्रिस्टल के अंदर तुम्हारा क्या होता है, यू हैव गॉट कर्नल्स एंड यू हैव गॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ मेटालिक क्रिस्टल। अभी सारे पढ़ेंगे तो उधर ही देखते जाएंगे। लेट अस स्टार्ट विद आयनिक सॉलिड्स बच्चों, आयनिक सॉलिड्स से स्टार्ट करते हैं। आयनिक सॉलिड्स में सबसे पहला पार्टिकल्स क्या होते हैं उसके, मतलब व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हम कहेंगे आयंस होते हैं। आयंस कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, दैट इज व्हाट मेक्स अप आयनिक सॉलिड। NaCl ले लिया, ZnS ले लिया, कुछ भी ले लो यार, ठीक है ना गाइस। MgCl2 ले लिया। You take any ionic solid, it is made up of positive ions and negative ions. तो guys binding force क्या है हमारा, what is the binding force, what is the force which holds the ions together। हम कहेंगे एक गदा पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, there is normal attraction between the two, that is what holds the ionic solid together। तो हम क्या बोलेंगे, ionic bond, that is nothing but ionic या electrovalent bond। ionic bond क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का अट्रैक्शन, ठीक है ना गाइस। लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे आते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
ठीक है ना, एंड लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, होल्ड ऑन गाइस, पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है ना गाइस, एंड इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्वस फॉर्म। जुड़ कुछ ज्यादा ही लेट नहीं हो गए? आ जाओ बेटा, पर नहीं, ये काम करो, पहले चेयर लेके आओ दूसरे रूम से, गेट चेयर फ्रॉम दैट रूम, आ जाओ फिर, ठीक है ना। दैट्स इट गाइस, अब प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, उस बच्चे को भी आ जाने दो। हाँ तो बच्चों, हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे यार। हार्ड एंड ब्रिटल, आई डोंट थिंक मतलब मैं उसके बारे में कुछ समझाना चाहूंगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाँ यार, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है आयनिक सॉलिड्स का। क्यों? क्योंकि यार आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब कम ऑन, इट्स स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का अट्रैक्शन दैट इज बेटर देन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना ही होना है। अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो ऑब्वियसली बात है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड स्टेट भी ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड स्टेट में। अब उनको सॉलिड स्टेट में दे डू नॉट कंडक्ट। क्यों कंडक्ट करेंगे भाई? तुम्हारे दोनों के दोनों इनर्ट बन गए ना, अब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो बचे ही नहीं कि इधर और उधर मतलब बांटते फिरे कि यार जाओ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके आओ। तो दे आर पुअर कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट। अब आते हैं मोल्टन या एक्वस फॉर्म में। यार मोल्टन स्टेट में क्या होता है, तुम्हारा ब्रेक करके आयन फ्री हो गए। फ्री हो गए, कहेंगे हाँ यार आप बताओ काम क्या है। उस वक्त तो हम बेचारे फंसे हुए थे, नाउ वी आर फ्री, फ्री टू मूव, फ्री टू मूव, सो वी कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो तुम्हारा मोल्टन स्टेट में भी होता है और एक्वस फॉर्म में भी होता है, क्योंकि एक्वस में भी आल्सो दे ब्रेक इनटू आयंस। एक्वस और मोल्टन के बीच का फर्क तो पता होगा, एक में तुमने मेल्ट कर दिया, एक में तुमने उसे पानी में डिसॉल्व कर दिया। वो डिसॉल्व वाला पार्ट इज एक्वस फॉर्म। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एग्जाम्पल लिखते हैं, NaCl PbS, NaCl एंड PbS, you can understand। और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, बट आई गेस these two are just fine, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब गाइस, अभी तक जो हमने सॉलिड्स देखे थे, दे आर व्हाट? दे आर आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स का मतलब समझ रहे हो? देयर आर आयंस प्रेजेंट, आयंस प्रेजेंट थे गाइस। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होता है, यू हैव गॉट मॉलिक्यूल्स एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मतलब समझ रहे हो? जैसे तुम्हारा वाटर है, वाटर का जो तुम क्रिस्टलाइन फॉर्म देख रहे हो, आइस, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? H2O का मॉलिक्यूल, ठीक है ना। HI सॉलिड लिया हमने, ठीक है ना गाइस। तो उसमें दैट HI, दैट एंटायर एंटिटी इज द, हाँ, दैट इज अ मॉलिक्यूल। जो तुम्हारी एंटिटी, द एंटिटी विच इज बीइंग रिपीटेड, विच इज मेकिंग अप द क्रिस्टल, दैट इज अ मॉलिक्यूल गाइस। सपोजिंग तुम एग्जांपल अभी देखते हैं। आइडिया क्या है, सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को ब्रेक करने वाले हैं। ब्रेक किसमें करेंगे कि हम कहेंगे यार हाउ इज द मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर, मतलब हाउ आर टू मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर, रेदर कि मॉलिक्यूल्स के बीच में तुम्हारे कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू ब्रेक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स फर्दर। कि मॉलिक्यूल्स के बीच में तुम्हें याद होगा गाइस, जनरली वी नो उनके बीच में क्या होते हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, राइट। लेकिन वैन डर वाल्स फोर्सेस में भी तुम्हारे 2-3 तरह के फोर्स होते हैं। हम कहेंगे तुम्हारा क्या होता है? डायपोल, 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 इंड्यूस डायपोल। और तुम्हारा एक होता बड़ा सुंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस डायपोल, जिसको हम क्या बोलते हैं? देयर इज अनदर टर्म फॉर इट, तुम्हारा लंदन या तुम्हारा डिस्पर्जन फोर्स। तो हमारे पास क्या आ गए? we can break those van der Waals forces into 3 categories: dipole, dipole, dipole induced dipole and London या dispersion force, right। अब ये तो हो गए हमारे वैन डर वाल्स फोर्सेस। इसमें तुम एक चीज याद रखोगे, जो तुम्हारा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल है उसको हम स्टडी नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि दे एग्जिस्ट बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पे हम पढ़ रहे हैं सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या हो गया कि इट इज मेड अप ऑफ दैट सेम एंटिटी। जैसे HI की बात कर रहे हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट HI, HI, HI। जबकि तुम डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल तब देखते हो व्हेन यू हैव गॉट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो वाला फोर्स हमारा आउट हो गया। बचे कौन से? तुम्हारा डायपोल, डायपोल एंड योर लंदन एंड डिस्पर्जन फोर्स। अब उसके बाद हमारे पास एक और आता है, वो कौन सा आता है गाइस?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब टेक्निकली दैट इज अ टाइप ऑफ डायपोल डायपोल ओनली, एक्सट्रीम केस ऑफ डायपोल डायपोल इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने जर्नल आइडिया देना था वो दे दिया, ठीक है ना गाइस। तो लेट अस हैव अ लुक। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए 3 टाइप के, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बनता हुआ सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिनके बीच में तुम्हारे कौन से फोर्सेज एक्ट करते हैं, लंदन या डिस्पर्जन गाइस, देयर इज नो डायपोल प्रेजेंट, तो उनमें कौन से काम करते हैं, लंदन या डिस्पर्जन फोर्स। दूसरे पे आते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। अब यहां पे स्टेटमेंट इज काइंड ऑफ इनकरेक्ट, क्योंकि पोलर में 2 आते हैं, द वंस जिनमें तुम्हारा क्या है बच्चों, पोलर जिनमें तुम्हारा डायपोल डायपोल फोर्सेज एंड पोलर जिनमें तुम्हारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर है गाइस। तो अभी जो मैं पोलर मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं, व्हाट आई मीन ओवर हियर इज डायपोल डायपोल फोर्सेज, मैं तुम्हारा जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसको अलग से कैटेगराइज कर रहा हूं एज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। ये 3 हो गए हमारे। पहले वाले में तुम्हारा लंदन या डिस्पर्जन फोर्स, दूसरे वाले में तुम्हारे डायपोल डायपोल फोर्सेस, तीसरे में तुम्हारे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना गाइस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स गाइस। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, आगे इन द सेंस इन्हीं को इनके अंदर पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होंगे, इन तीनों में ही तुम्हारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे एज पार्टिकल्स। यहां पे हम कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर द पार्टिकल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इनमें बाइंडिंग फोर्स क्या होगा बच्चों, बाइंडिंग फोर्स इज द लंदन या डिस्पर्जन फोर्स एंड दे आर वीक, वीक लंदन या डिस्पर्जन फोर्सेस। आई गेस यू मस्ट रिमेंबर, ये मैंने पढ़ाया था तुम्हें स्टेट्स ऑफ मैटर में, वीक लंदन या डिस्पर्जन फोर्सेस, या मेरे ख्याल से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, आई गेस बॉन्डिंग में पढ़ाया, राइट। तो वीक लंदन या डिस्पर्जन फोर्सेस एनसीईआरटी में स्टेट्स ऑफ मैटर में दे रखा है, इसलिए मेरे को लगा स्टेट्स में पढ़ाया हुआ, बट देन आई रिमेंबर्ड हाँ बॉन्डिंग में पढ़ाया था। तो वीक लंदन या डिस्पर्जन फोर्सेस, दे आर द वीकेस्ट बेसिकली, यू नो दैट, है ना बच्चों, दे आर द वीकेस्ट। उसके बाद तुम्हारा आएगा डायपोल डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एक्सट्रीम, डायपोल डायपोल तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाला है, ठीक है ना गाइस। तो अब आते हैं, इसके अंदर हमने पार्टिकल पढ़ लिया, बाइंडिंग फोर्स पढ़ लिया, लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। दे आर सॉफ्ट, हम समझ सकते हैं तुम्हारे वीक फोर्सेस हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। याद करने की चीज है, नथिंग मच, ठीक है ना गाइस। और तुम रियलाइज करोगे इसमें तुम्हारा जो पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो तुम्हारा तीनों में चलेगा, हाँ है ना, मॉलिक्यूल्स हैं भाई, मॉलिक्यूल्स में वो कहां से कंडक्ट करने वाले हो, ठीक है ना गाइस। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल, Cl2 Br2 I2, यू गेट द जनरल आइडिया, हाँ है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं नेक्स्ट, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट वन, पार्टिकल्स क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स, हाँ है ना, पोलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आते हैं बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स में क्या होगा बच्चों, मतलब वैन डर वाल कह रहे हो, मतलब वैन डर वाल को थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा तुम्हें, कि वैन डर वाल तो तुम्हारा इन दोनों में है, एक में वैन डर वाल का तुम्हारा डिस्पर्जन या लंदन फोर्स है, दूसरे वाले में तुम्हारा इसका डायपोल डायपोल फोर्स है, करेक्ट। तो यू हैव गॉट डायपोल डायपोल फोर्सेस। नेक्स्ट पे आते हैं प्रॉपर्टीज, सॉफ्ट मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट, ये हमने मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट लिखा है विद रेस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है ना गाइस, क्योंकि उनका लो था, हाँ है ना, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो लो था, किसका, तुम्हारा जिसमें तुम्हारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का, बेसिकली उसके जो सॉलिड्स हैं उनका तुम्हारा लो मेल्टिंग पॉइंट है, इनका मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट है,
you have got poor thermal and electrical conductivity. ठीक है ना guys? Example SO2 HI. Clear or not guys? Dipoles present है and those are the binding force between the molecules holding them in the crystal together. Next पे आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पार्टिकल्स क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है. बाइंडिंग फोर्स क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. एक चीज याद रखना गाइस, जो तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज नॉट कंसिडर्ड इन द वैन डर वाल्स फोर्सेस. ऑल्दो एक्सट्रीम डायपोल डायपोल ही है बट इट इज नॉट कंसिडर्ड इन द वैन डर वाल्स फोर्सेस गाइस. उसको हम बॉन्ड टर्म यूज कर रहे हैं जस्ट टू इंडिकेट कि हाँ यार उनके बीच में जो फोर्सेस हैं दे आर स्ट्रांग. ठीक है ना गाइस? तो बाइंडिंग फोर्स क्या आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे. प्रॉपर्टीज होल्ड ऑन. प्रॉपर्टीज हमारी आ गई मॉडरेटली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. हाँ करेक्ट. पुअर थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सर मतलब थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. एंड नहीं लगाया क्या मैंने? कौन सी याद कर रहे हो बेटा? क्या कह रहे थे तुम? नहीं सर समझ गया. Hold on. And electrical conductivity. Okay? हाँ मतलब इनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है तो उसी कैटेगरी के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ठीक है ना? ओके नेक्स्ट पे आते हैं. एग्जांपल इसके गाइस तुम्हें याद होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किनके बीच में होता है? नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हाँ इंट्रा इंटर दोनों में ही जो तुम्हारा सिनेरियो होता है वो तो तुम्हारा क्या होता है? FHOH NH. करेक्ट. तो तुम्हारा उसी के एग्जांपल्स लेंगे हम. NH3 H2O HF. क्लियर है गाइस? तो दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. अब आते हैं कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स. अब बच्चों यहां पे बिफोर आई गो ऑन टू लिखने पे ध्यान दो गाइस. कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स का मतलब क्या है गाइस? इसमें तुम्हारा डायमंड एग्जांपल हो. डायमंड में क्या होता है गाइस? मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, यू विल गेट अ फील. ईच कार्बन इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स. हाँ है ना? और ये आगे चलता जा रहा है. मतलब हम कहेंगे ये बंदा और 3 से कनेक्टेड है, ये बंदा और आगे 3 से कनेक्टेड है. The damn thing is continuing. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? You are getting a giant structure made up of atoms linked together by covalent bonds. फिर से बोलता हूं, you have got a giant structure of atoms linked together by covalent bonds. समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे पास यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल क्या हो गए? एटम्स. जो उनके पास जो लिंकेज है which is holding the atoms together, that is a covalent bond. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? And normally since there is a covalent bond they will be not a good conductor of electricity. Normally कह रहा हूं because the second example I am going to take is graphite, but that is due to a specific case कि तुम्हारा graphite is a good conductor of electricity. Otherwise we will say normally they are poor conductors of electricity. ठीक है ना guys? In any case you have understood covalent या network solids. हाँ है ना बच्चों? Good, that's nice. तो उसके बारे में लिखते हैं. Particles, atoms, binding force, covalent bond. Properties. अब अज्यूमिंग मैं डायमंड का केस लेके चल रहा हूं, दे आर वेरी हार्ड. मतलब
तुम्हारा आयनिक के कंपैरिजन में आसपास आयनिक के पड़े हुए हैं, ठीक है ना गाइस, दे आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग, यू विल हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब तुम यू कैन ऑलमोस्ट रिलेटेड टू डायमंड, ठीक है ना गाइस। पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, generally obviously poor thermal and electrical conductivity, obviously generally है ये। एग्जाम्पल डायमंड ग्रेफाइट, ओके गाइस, अब आते हैं मेटालिक सॉलिड्स पे। सर ये जो कोवलेंट वाले हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन से भी फर्क पड़ता है इसके? हाँ, जैसे तुम कहोगे ग्रेफाइट तुम्हारा थोड़ा सा रिलेटिवली कम, मतलब नहीं यार, कहाँ से, मतलब कहाँ हाइब्रिडाइजेशन यार, छी नहीं, आई डोंट वांट टू आंसर दैट सर क्वेश्चन। मतलब डायमंड और ग्रेफाइट दोनों की अलग अलग होती हैं, तो वैसे हाँ सोच रहा मतलब हूँ। ठीक है, वो तुम्हारा थोड़ा सा प्रॉपर्टीज, एक्चुअली उनका जो स्ट्रक्चर है, किस टाइप का स्ट्रक्चर उनका बन रहा है, दैट मतलब दैट अफेक्ट्स द प्रॉपर्टीज, करेक्ट। कि तुम एक में कह रहे हो तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक में तुम कह रहे हो कि तुम्हारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यस इट अफेक्ट, लेकिन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि जो तुम चीज जिस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, वो डायरेक्शन मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो इसलिए मैं आई विल इग्नोर दैट क्वेश्चन, ठीक है। बट यस यू आर करेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन डज अफेक्ट द प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पे चलते हैं, मेटालिक सॉलिड्स, पार्टिकल्स। अब बच्चों यहाँ पे तुम्हें याद होगा, एक एग्जांपल लेते हैं बड़ा आसान सा, मेटल की स्ट्रिप। मेटल की स्ट्रिप में तुम्हें याद होगा गाइस, ये हम कहते थे मेटल की स्ट्रिप रही, से मैग्नीशियम मेटल लिया, इसमें तुम्हारे पास Mg2+ पड़ा है, Mg2+ आयंस पड़े हैं, एंड दे आर दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एंड लेट अस से कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आइडिया क्या है, ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर एक्टिंग एज द बाइंडिंग फोर्स होल्डिंग द कर्नल्स या मेटल आयंस टुगेदर, हाँ है ना बच्चों, क्लियर है या नहीं, बोलो भाई। दैट इज व्हाट वी हैड, कर्नल्स इन अ सी ऑफ मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी चीज को मैं लिखने जा रहा हूं। पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स को हमने दो में ब्रेक कर दिया, कर्नल्स या लेट अस से वी हैव गॉट अ इजियर टर्म फॉर इट, cations, cations in a sea of valence electrons, that is what I am going to write down, cations in a sea of valence electrons। अब आते हैं बाइंडिंग फोर्स। अब ये जो मैंने बताया बाइंडिंग फोर्स, बेसिकली द इलेक्ट्रॉन्स या लेट अस से दोनों को, मतलब यू कैन, इट गोज बोथ वेज, कि तुम्हारे कर्नल्स आर होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स आर होल्डिंग द कर्नल्स। याद लगे, कन्वीनियंट ये रहेगा इलेक्ट्रॉन्स आर होल्डिंग द कर्नल्स, लेकिन मैं इसको सिंपल क्या कहूंगा, दिस वाज योर मेटालिक बॉन्ड, हाँ है ना। व्हेन यू आर डिस्कसिंग मेटालिक बॉन्ड, दैट इज व्हाट वी सेड कि ये होता है तुम्हारा मेटालिक बॉन्ड, जिसमें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स आर होल्डिंग द कर्नल्स टुगेदर। सो आई रेदर देन राइटिंग द होल स्टफ डाउन, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट मेटालिक बॉन्ड। दिस इज द मेटालिक बॉन्ड, बाइंडिंग फोर्स क्या हो गया तुम्हारा, मेटालिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज पे आते हैं बच्चों, लेट अस गो ऑन टू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तुम्हारा क्या आ गया, सॉफ्ट से लेके वेरी हार्ड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेटल यू आर टेकिंग, लो टू वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मेटल दैट वी आर टेकिंग, excellent thermal and electrical conductivity। ठीक है ना बच्चों, दिस इज किसकी देन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की देन, विच आर फ्री। एग्जाम्पल यार मेटल की स्ट्रिप देख लो, कॉपर ले लो, आयरन ले लो, जिंक ले लो, मैग्नीशियम ले लो, यू पिक एनी, ठीक है ना गाइस। अब आते हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस में यहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट बाइंडिंग फोर्स। तो गाइस तुम्हारा सबसे घटिया कौन सा होता है, लंदन या डिस्पर्जन फोर्स। उसके बाद कौन आया, डायपोल, डायपोल। उसके बाद क्या आया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
उसके बाद क्या आया, कोवलेंट, और सबसे स्ट्रांग हो गया आयनिक। अब आते हैं, मैंने कहा था ग्रेफाइट जो है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाई इज इट सो, वो देखते हैं। क्योंकि गाइस इट हैज गॉट अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, इट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, इट हैज गॉट अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बच्चों, one carbon atom is linked to 3 other carbon atoms by covalent bond। चले ही जा रहे, चले ही जा रहे, चले ही जा रहे। And fourth electron forms weak bonds between two layers। This electron can easily conduct electricity। अभी मैं डायग्राम बनाता हूं, थोड़ी अच्छी फील आएगी। ठीक है बच्चों, डायग्राम कुछ ऐसा होता, एवरी कॉर्नर रिप्रेजेंट्स अ कार्बन एटम। Now this is a carbon atom, all of these are carbon atoms। So if you look at the carbon and atom in the middle, this particular carbon atom, अगर इस carbon atom को तुम देखते हो guys, तो how many carbon atoms is this linked to? 1 2 3, ये 3 कार्बन एटम से लिंक्ड है गाइस, ठीक है ना। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और ऐसी एक और लेयर रही होगी, नहीं रही होगी, उनके बीच में, उसके और इसके बीच में द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग वीक बॉन्ड बिटवीन दीज। हाँ अभी करता हूं, जस्ट अ मिनट। दैट फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन मेकिंग वीक बॉन्ड्स बिटवीन द टू लेयर्स। तो उस वीक बॉन्ड के लिए, दिस वीक बॉन्ड काइंड ऑफ, मजा ही नहीं आया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, लेयर 1 लेयर 2। यू गेट द जनरल आइडिया कि इन दो लेयर्स के बीच में यू हैव गॉट those electron, that fourth electron is making weak bond between these two layers, and since it is making weak bonds, it can easily conduct electricity। हाँ है ना गाइस, फील आई नहीं आई? आ गई होगी, आनी चाहिए। बन गया स्ट्रक्चर, नहीं बन गया गाइस? Yes, और sir. ऊपर Yes. ये लो करो। टाइम लगेगा अभी, हो गया नहीं हो गया बच्चों? Yes, sir. अक्षत बेटा, आजकल तुम्हारे डाउट नहीं आ रहे, क्या चल रहा है? सर वो हाइब्रिडाइजेशन मैंने ही तो पूछा था। छी, मतलब आजकल डाउट्स का है ना बिल्कुल स्टैंडर्ड गिर गया, ठीक है, यही बोलूंगा मैं फिर। अरे स्टार्टिंग है, ये अभिनव है, ठीक है बच्चों, हो गया गाइस? ओके, लेट अस गो अहेड। अब आते हैं गाइस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, जरा बात करी जाए उनकी। यार अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इनके अंदर देयर इज व्हाट, इन सॉलिड्स के बीच में क्या होता है बच्चों तुम्हारा, इन सॉलिड्स में यू हैव गॉट सिमेट्री, हाँ या ना। अब सिमेट्री को कैसे विजुलाइज करोगे वो देखो इसे गाइस। सबसे अच्छा सिमेट्री का एग्जांपल है बिल्डिंग, है या नहीं बच्चों? यू टेक अ बिल्डिंग दैट इज सिमेट्रिक, मतलब ठीक है यहाँ की बिल्डिंग ना मान के चलना है, जनरल बिल्डिंग इज अ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, राइट।
हमने कहा यार बिल्डिंग को स्टडी नहीं करेंगे, मजा ही नहीं आ रहा इतनी बड़ी बिल्डिंग। तो हमने क्या किया, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, हमने कहा यार बिल्डिंग में एक ऐसी चीज देखो विच व्हेन रिपीटेड मेक्स द एंटायर बिल्डिंग, हम कहेंगे रूम। हाँ या ना, मतलब तुम रूम को यू स्टार्ट मेकिंग रूम्स इन एवरी एक्सिस, यू विल गेट अ बिल्डिंग। हाँ या ना। तो रूम इज द स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हेन वी आर स्टडिंग सॉलिड्स। हम कहेंगे यार एक बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस है जो हमारा बिल्डिंग है, दैट इज इक्विवेलेंट टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है ना, उसके लिए टर्म क्रिस्टल भी चल जाता है, लैटिस भी चल जाता है, क्रिस्टल लैटिस भी चल जाता है, दैट इज द बिल्डिंग। और हम कहेंगे दैट क्रिस्टल लैटिस इज मेड अप ऑफ unit cell, guys. That unit cell is basically the room and it is equivalent to a room only क्योंकि it might be cube or cuboidal in shape। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम क्या करेंगे, rather than studying the entire lattice, will be just focusing on the unit cell, guys। तो अभी उसी के बारे में मैं लिखने वाला हूं, तो ध्यान से सुनते जाओ। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, दे आर स्टडीड based on smaller repeating units, which when repeated form complete crystal। कोई एक ऐसी चीज हमने ली जिसको जब तुम रिपीट कर रहे हो यू कैन जनरेट द एंटायर क्रिस्टल। तो हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस है। पहली चीज क्रिस्टल लैटिस देख लेते हैं क्या होता है। दैट इज इक्विवेलेंट टू योर बिल्डिंग। इट इज अ रेगुलर 3D arrangement of points in space। अब तुम कहोगे सर ये पॉइंट्स कहां से आगे घुस गए, हमने पॉइंट्स तो कुछ बताया नहीं। पहले मैं एग्जांपल भी लिख दूं, बिल्डिंग। गाइस rather than looking at the room, what if you look at the corners of the room? तो तुम्हें दिख जाएगा या नहीं दिख जाएगा गाइस 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, बताओ मुझे। rather than looking at the room, you are looking at the points which make up the room। बेसिकली तुम्हारे 8 कॉर्नर्स, 4 ऊपर की छत, 4 नीचे के वो, तो दैट इज द बिल्डिंग, दैट मेक्स अप द बिल्डिंग। अब आते हैं यूनिट सेल पे गाइस। लेट अस हैव अ लुक एट द यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट which when repeated generates the entire lattice। इसको बस इतना ही रखते हैं। It is the smallest repeating unit for a crystal। That is easy। It is the smallest repeating unit for a crystal। Okay guys, जैसे तुम्हारा क्यूब या क्यूबॉइड, in our case for the building a room। तो गाइस जरा यूनिट सेल का, यूनिट सेल जो कि तुम्हारा क्यूब या क्यूबॉइड होगा इन अ जर्नल केस, उसकी बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट अ यूनिट सेल गाइस। ठीक है ना, तो यूनिट सेल को देखो बच्चों। यूनिट सेल को, अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स। क्या हो गया बच्चों? 6 पैरामीटर्स होते हैं। 6 पैरामीटर्स क्या? 3 एडजेसेंट साइड्स ए बी सी और 3 एडजेसेंट एंगल अल्फा बीटा गामा। जरा डायग्राम देखते हैं गाइस, फील तभी आएगी। ये लिख लिया है तो मैं बनाना शुरू करूं। ऊपर करूं क्या? करना है ऊपर? नहीं, गुड। ये हमारा है।
दिस इज अवर क्यूब या क्यूबॉइड, लेट अस से, ठीक है ना गाइस। हम कहेंगे तीन साइड्स हो गई ए बी सी, थ्री एडजेसेंट साइड्स, ठीक है ना बच्चों, दीज आर द थ्री साइड्स ए बी एंड सी। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द एंगल्स गाइस। बच्चों एंगल्स को अगर तुम ध्यान से रिलेट करो, अल्फा को ए से, बीटा को बी से, गामा को सी से, मतलब आइडिया क्या है समझने के लिए, हाउ टू अंडरस्टैंड कि कौन से के बीच का एंगल कौन सा है। ए और बी है, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों, ए और बी में यू इग्नोर अल्फा, यू इग्नोर बीटा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है गाइस, गामा, दैट इज व्हाट यू गेट। तो इन दोनों के बीच का एंगल इज गामा। बी और सी के बीच का यू फॉरगेट बीटा एंड गामा, द एंगल इज अल्फा, एंड बिटवीन ए एंड सी द एंगल इज बीटा। दैट इज हाउ यू हैव अ यूनिट सेल बच्चों। यहां तक कोई डाउट गाइस बताओ भाई, किसी बच्चे को डाउट नहीं है, कमाल है। नहीं वैसे होना भी नहीं चाहिए, लेकिन बाई चांस होता तो मेरे को फिर से समझाना पड़ता। गाइस यहां तक हो गया, ये हो गया यूनिट सेल। यूनिट सेल को हमने किससे डिफाइन किया, थ्री साइड्स एंड थ्री एडजेसेंट एंगल्स, थ्री एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री एडजेसेंट एंगल्स से, दैट इज हाउ वी डिफाइंड अ यूनिट सेल। अब बच्चों देखो ये यूनिट सेल है, यूनिट सेल में तुम्हारी तीन साइड आ गए, तीन एंगल आ गए। इन तीन साइड्स और तीन एंगल ये क्या हो सकते हैं, मतलब लेट अस से अगर तुम्हारा ए बी एंड सी इक्वल है, अल्फा बीटा गामा इक्वल एंड इक्वल टू 90 है, तो यू गेट अ क्यूब। अब उसको जब तुम रिपीट करोगे यू विल गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग। अगर तुम्हारा साइड दो साइड सेम है, तीसरी डिफरेंट है, या तीनों साइड डिफरेंट है, यू विल हैव अ क्यूबॉइड, उससे बिल्डिंग बनाओगे यू विल गेट अ डिफरेंट बिल्डिंग। तो आइडिया क्या है, वी आर ट्राइंग टू लुक एट द काइंड ऑफ बिल्डिंग दैट विल बी फॉर्म्ड बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। हम ये देखना चाह रहे हैं किस टाइप की बिल्डिंग या किस टाइप का लैटिस बन सकता है बाय चेंजिंग द साइड्स एज वेल एज द एंगल्स गाइस। तो अभी हम क्या स्टडी करने वाले हैं, वी आर ट्राइंग टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बच्चों। स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। ओके बच्चों, पहला क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल तो तुम समझ गए होगे गाइस, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री ऑब्वियसली। दूसरे पे आते हैं गाइस, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल पे आते हैं, you got two sides same, third side different, all three angles however are same and equal to 90 degree। मतलब यहां पे मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक द यूनिट सेल जो कि तुम्हारा टेट्रागोनल लैटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। यू कैन मेक इट, हाँ है ना बच्चों, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट पे आते हैं, बच्चे हाँ ही नहीं बोलते, हाँ बोल दिया करो गाइस कोई तो। हाँ सर। Yes, sir. हाँ ओके। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक पे आते हैं, यू हैव गॉट ऑल थ्री साइड्स डिफरेंट, however you have got all three angles same and equal to 90 degree। okay, next पे चलते हैं, monoclinic, all three sides different, two angles equal to 90 degree, third angle not equal to 90 degree, alpha is equal to gamma is equal to 90 degree and beta is not equal to 90 degree। that is what you get in monoclinic। next पे आते हैं, triclinic। ट्राइक्लिनिक पे आते हैं बच्चों, all three sides different again, all three angles different and not equal to 90 degree। नेक्स्ट पे आते हैं, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी समझाने की, फील नहीं आती उसकी बच्चों को। A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। गाइस डायग्राम देखो, बच्चे कहेंगे सर इसमें फील नहीं आ रही। गामा इक्वल टू 120 काइंड ऑफ
होता नहीं, जो फीलिंग आ रही होती है सो कॉल्ड, वो चली जाती है कहीं लेफ्ट राइट, गामा इक्वल टू 120 देखते ही। तो लेट अस हैव अ लुक एट द डायग्राम गाइस। डायग्राम से वो फीलिंग वापस आ जाती है थोड़ी बहुत। छी छी छी, नहीं बनाऊंगा। अरे वो क्यूब क्यूबॉइड है भाई, ऑलमोस्ट। मैं कहां से पैरेललोपिपेड बनाने की कोशिश करूंगा, पैरेललोपिपेड ही होता है ना गाइस। हाँ, नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। अरे यार ये काम करना, मजाक नहीं कर रहा मैं, सीरियसली कह रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक खोल रहा हूँ, उन्होंने यही काम कर रखा है पूरे आधे पेज में, ठीक है ना, उसको देखना। अब इधर ध्यान दो। बच्चे कहेंगे सर ये तो क्यूबॉइड ही ना दिख रहा। हाँ है ना गाइस, अभी है ना, मतलब बनाने पे ध्यान मत दो, अभी जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न ये है, सर वी कैन नॉट आइडेंटिफाई यूनिट सेल इनसाइड दिस घटिया सा स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर तो अच्छा ही है, बट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई अ यूनिट सेल इनसाइड इट। तो गाइस, ओ नो गाइस, जस्ट अ मिनट, थोड़ा मेरा काम बढ़ गया कि मुझे आई हैव टू कीप चेंजिंग द कलर। हाँ ये देखो गाइस, ठीक है ना। तो लेट अस मेक अ यूनिट सेल इनसाइड इट। पहली चीज, तुम्हें यूनिट सेल दिखा नहीं दिखा, ये मत कहना सर कि बाकी का स्ट्रक्चर किस काम का है हमारा। फिर तुम्हें मतलब कैन यू आइडेंटिफाई द यूनिट सेल, ठीक है ना गाइस। एंड यू कैन सी द थ्री साइड्स ए बी एंड द थर्ड साइड जो नीचे जा रही है, दैट इज योर सी। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द एंगल्स टू। ए और सी के बीच का एंगल बीटा 90 डिग्री, बी और सी के बीच का एंगल अल्फा 90 डिग्री, ए और बी के बीच का एंगल गामा 120। पता है नहीं पता है बच्चों ये एंगल 120 होता है। तो गाइस आइडिया, हाँ तो आइडिया क्या है गाइस, ये जो मैंने बनाया स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दैट आई मेड, जिसमें तुम्हारा एक सेंटर पे भी तुम्हारा सरफेस पे टॉप और नीचे के बॉटम पे सेंटर पे यू हैव गॉट अ एटम प्रेजेंट, ठीक है ना गाइस, मतलब एक कॉर्नर है वहां पे। तो आइडिया क्या है, यहां से तुम विजुअलाइज कर सकते हो हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बच्चों। इसमें जो रेड मैंने बनाया है दैट इज द यूनिट सेल which makes up a hexagonal crystal system। समझ में आया नहीं आया गाइस। तो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें तुम्हारे ऐसे कितने यूनिट सेल आ सकते हैं गाइस, 3 इफ यू विजुअलाइज केयरफुली। हाँ है ना, Yes, sir. राइट, दैट्स इट, काम खत्म। दैट वाज ऑल दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। नाउ यू कैन मेक इट इफ यू वांट टू, ठीक है ना गाइस। बनाना है नहीं बनाना है, बना रहे हो नहीं बना रहे हो, हाँ तो बनाओ। बना लिया। ये कौन सा बच्चा है इतनी स्पीड पे बना रहा है, कौन है भाई? खुशी। खुशी, ओके। हमें भी खुशी मिली कि बच्चे ने इतनी जल्दी बनाया। हो गया? अरे बन गया नहीं बन गया बच्चों? सर बना लिया। बना लिया। 7th पे चलते हैं गाइस, द लास्ट वन, rhombohedral. Rhombohedral, yeah, there's another name for it, trigonal. All three sides same, all three angles same, but not equal to 90 degree. ठीक है बच्चों, अब हमने कहा यार बहुत कर लिया, बहुत पढ़ लिया क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, अब नहीं पढ़ेंगे, आएगा फिर से आएगा, पीछा नहीं छोड़ेगा, फिर से आएगा। अभी हमने क्या कहा कि यार जो 3 साइड डिफरेंट 3 एंगल्स हैं, 3 साइड 3 एंगल हैं, उनके बेसिस पे हमने वी ट्राई टू फाइंड आउट कितने क्रिस्टल सिस्टम तो बना सकते हो, मतलब कितने टाइप की बिल्डिंग बना सकते हो बाय चेंजिंग द साइड्स एज वेल एज एंगल्स। हमने कहा यार यूनिट सेल में, नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इज, हम देख रहे हैं यूनिट सेल में जो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, पार्टिकल समझ रहे हो गाइस, जो तुम्हारा आयनिक सॉलिड में आयन से, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल से, कोवेलेंट सॉलिड में एटम से, या तुम्हारा मेटेलिक सॉलिड्स में जो भी था। तो आइडिया क्या है गाइस, नाउ वी आर ट्राइंग टू सी दैट इन दैट यूनिट सेल वेयर द एटम्स या पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी प्लेस्ड, दोस पार्टिकल्स माइट इवन बी मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स तुम्हारे यूनिट सेल में कहां पे प्लेस्ड है, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। समझ रहे हो गाइस?
तो now we are trying to see where the atoms or molecules या simply stating the particles are placed inside the unit cell. So let us study the types of unit cells, guys. Types of unit cell. मुझे तुम्हें पता है सबसे काम की चीज क्या है? ये जो मैं लिखने के बीच में जो चीज समझा रहा होता है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है ना गाइस, कि हाउ दे आर कनेक्टेड टुगेदर. मतलब नहीं तो क्या होता है, दे बिकम डिसजॉइंट सेट्स. तीन चीजें तुमने पढ़ ली एंड यू आर अनएबल टू रिलेट हाउ दे आर लिंक टुगेदर. एनीवे, सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स पे गाइस. सबसे पहला प्रिमिटिव सेल. ठीक है ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल, या जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल. दैट्स द नेम वी यूज फॉर इट. प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल. बहुत दर्दनाक काम, फिर से बनाना पड़ेगा गाइस स्ट्रक्चर, फिर बनाने शुरू करने पड़ेंगे. यार एक काम करते हैं, एक मिनट रुकना. ये चीज बच्चों को सबसे खराब लग रही होती है जो मैं अभी करने वाला हूं, एंड यू कैन काइंड ऑफ रिलेट मैं क्या करने वाला हूं. हाँ, बहुत दुखदाई काम होता है बच्चों के लिए. मतलब हमारे टीचर जब ये कर रहे होते थे ना, एक्चुअली ये तो नहीं करते थे क्योंकि दे आर नॉट टेकिंग अ ऑनलाइन क्लास, लेकिन वे क्या करते थे, थोड़ा बहुत लिखा. ओह नो, आज से ना बहुत रुकना गाइस. ये रहा, हमारे टीचर क्या करते थे, थोड़ा बहुत लिखा, फिर उसकी जगह मिटा के फिर से कुछ लिख दिया. यार हमें पूरा लिखना पड़ रहा है, उसने मिटाया थोड़ा सा. हाँ यार, यहां से एरो उधर गया, उधर से उधर गया. अच्छा बच्चों, ये चीज तो हो गई, अब फिर से मिटाया थोड़ा सा, फिर उधर कुछ लिख दिया. यार हमारे को मतलब हाउ डू वी कनेक्ट. और बाई चांस पेज टर्न हो गया, फिर तो आप मर गए. तो मेरे को बड़ी दिक्कत आती है. मतलब आई डोंट नो बाकी बच्चे कैसे हैंडल करते हैं, बट आई फाउंड दैट अ रियल बिग प्रॉब्लम इन केमिस्ट्री क्लास. ठीक है ना, उनकी मिटाने की आदत बहुत ज्यादा होती थी, एंड एवरी टाइम दे रब आई हैड अ हेडेक. ठीक है ना गाइस, अब स्टार्ट करते हैं. सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल. हम कहेंगे भाई ये जो तुम्हारे पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स इज द टर्म जो बेस्ट टर्म है, मैं यूज कर सकता हूँ. कई जगह मैं हो सकता है आई विल यूज द टर्म एटम या मॉलिक्यूल, मोस्टली एटम ही यूज कराऊंगा. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी टाइम आई एम यूजिंग द टर्म एटम, व्हाट आई मीन इज पार्टिकल, क्योंकि इट माइट बी अ मॉलिक्यूल टू. सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में the atoms are present only at the corners of the unit cell. ठीक है ना guys, you have got 8 corners, you have got 8 atoms at the 8 corners of the unit cell guys. समझ में आया नहीं आया बच्चों? So the atoms are present at corners of the unit cell. Clear है या नहीं बच्चों? Good. एक मिनट रुको, मैं कॉपी कर लूं इसे. ठीक है ना guys, नेक्स्ट पे आते हैं. We are done with सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल. तुम रियलाइज करोगे चीजें घूम घूम के आती है. ठीक है ना गाइस, फिर आएंगी. अभी आते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स कहां पे है? अच्छा गाइस, यहां पे मतलब बिफोर आई गो ऑन टू बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, देयर इज समथिंग आई मस्ट टेल यू गाइस. बच्चों यहां पे कोई पूछेगा हाउ मेनी एटम्स आर इनसाइड द यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल. नाउ हियर the question is not clear exactly. Okay, is he talking about partially को do we count it as one या do we count the portion of it which is inside the unit cell? क्योंकि otherwise हम सीधा कहेंगे 8 is the answer. How many particles are inside the unit cell? We'll say 8. लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं how many effective atoms are inside the unit cell, we mean something different. कि हमें उसका contribution देखना पड़ेगा. यार उसका कितना पार्ट अंदर है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और उसको फिर एड अप करके विल ट्राई टू फाइंड आउट, अरे यार इसमें तो एक ही एटम है, इसमें 2 एटम है, इसमें 3 एटम है. तो दैट इज व्हाट यू विल हैव टू डू. तो नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल एंड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल, दे आर बेसिकली डिफरेंट. और ज्यादा जो हम टर्म यूज कर रहे होते हैं, ज्यादा जो हम चीजें पढ़ रहे होते हैं, वी मीन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल. क्योंकि अंडरस्टैंड करो गाइस, हम यूनिट सेल को रिपीट करने वाले हैं इन एवरी डायरेक्शन. तो व्हाट वी हैव टू डू इज, यूनिट सेल को जब रिपीट कर रहे हो तो वी आर जस्ट लुकिंग एट द पार्ट व्हिच इज इनसाइड द यूनिट सेल. अगर कोई एटम यूनिट सेल के बाहर है तो विल इग्नोर दैट पार्ट, क्योंकि यूनिट सेल अगर रिपीट कर रहे हैं तो वी कैन नॉट हैव समथिंग व्हिच इज हैंगिंग आउटसाइड द यूनिट सेल. तो गाइस जब भी हम बात कर रहे होंगे नंबर ऑफ एटम्स, विल नॉर्मली या मोस्टली बी कंसीडरिंग द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल. गाइस स्टार्ट करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल से. जान निकल गई. हाँ तो गाइस मैं क्या बता रहा था कि तुम्हारे यहाँ पे एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स आल्सो. मतलब कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे.
and there is also an atom present inside the मतलब at the center of the unit cell. सेंटर का मतलब समझ रहे हो, हवा में जैसे अगर तुम्हारा कोई रूम है, जस्ट विजुअलाइज रूम के सेंटर पे देयर इज अ एटम प्रेजेंट. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो यू हैव गॉट अ एटम ओवर हियर टू, मतलब मैंने बना दिया. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज एट द सेंटर ऑफ द रूम इन विच यू आर सिटिंग. ठीक है ना गाइस? रूम के सेंटर में हवा में एक एटम प्रेजेंट है कॉर्नर्स के साथ साथ. आगे चलते हैं. बच्चे कहेंगे सर बहुत ज्यादा हो रहा है. गाइस किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा बाई चांस कि थक गए हो? क्योंकि गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैं तुम्हारी पहले क्लास ले रहा था आई हैड ओनली डिस्कस्ड पार्ट ऑफ इट इन द फर्स्ट क्लास. ठीक है ना गाइस? तो कोई बच्चा थक गया है तो प्लीज लेट मी नो. नहीं? गुड. ठीक है ना गाइस? तो यहाँ पे जो एटम्स है दे आर क्या, मतलब एक से ज्यादा इनसाइड द यूनिट सेल, या हाँ इनसाइड द यूनिट सेल एक से ज्यादा हुए तो फिर वो अलग टाइप का होगा. नहीं. इसमें मुझे समझ नहीं आया कि इन बॉडी सेंटर में एक ही होता है बॉडी के सेंटर पे. हाँ बॉडी के सेंटर पे तो जो ये टाइप है बॉडी सेंटर वाला. हाँ सेल इसमें हमेशा एक ही एटम होता है. हाँ एक ही एटम होता है सेंटर पे. करेक्ट. उसके अंदर और एटम्स नहीं, तुम अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड में बाई चांस बात करने की कोशिश कर रहे हो तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में बाई चांस वो बीसीसी बना रहा है तो हाँ H2O की एंटिटी प्रेजेंट होगी बॉडी के सेंटर पे, इफ दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग. क्लियर है बेटा? मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल. आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल राइट नाउ, दैट देयर इज अ पार्टिकल प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर एंड एट द कॉर्नर्स एज वेल. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? सर. हाँ सर ये इफेक्टिव नंबर जो हम लिखते हैं वो हम एरिया में रिप्रेजेंट करेंगे उसको. ये एट कॉर्नर्स. एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ. एट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर. एक मिनट रुक जाओ. हाँ क्या कह रहे थे बेटा? सर वो जो हम इफेक्टिव निकालेंगे उसको हम एटम्स के मतलब 2.5 एटम्स या ऐसे हाँ लिखेंगे. हाँ ऐसे ही कर रहे होंगे, ऐसे ही कर रहे होंगे जो तुम कह रहे हो ना, मतलब 2.5 3 इसी टाइप से आ रहा होगा. हाँ बेटा. सर मतलब मैं पूछ रहा था एरिया या ऐसे, मतलब बस क्लियर हो गया. अच्छा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पे आते हैं बच्चों. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? अच्छा गाइस एक चीज और बता रहा हूं, बॉडी सेंटर्ड में डू यू रियलाइज गाइस कि जो तुम्हारा कॉर्नर वाले वो तुम समझ गए हो कि उनका कुछ कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा इनसाइड द यूनिट सेल. हाँ है ना? राइट. लेकिन जो तुम्हारा बॉडी के सेंटर पे है वो बंदा तो पूरा का पूरा अंदर बैठा है. राइट. दैट्स ऑल आई वांटेड टू टेल यू गाइस. नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, फेस सेंटर्ड. I hate this thing guys, I'll have to fix it. Okay, just a sec. First let me make it, then I will tell you guys. Fine, that looks more or less nice. ठीक है बच्चों, इसको मैं थोड़ा डैश भी बना देता हूँ so that you get a better feel of things. मुझे नहीं पता बेटर आएगी नहीं आएगी, बाई चांस बेटर ना आए तो मुझे बता देना, I'll erase it. आनी तो चाहिए वैसे. हाँ मेरे को लग रहा है आ रही है गाइस. अब देखो यहाँ पे तुम्हारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कहाँ पे एटम प्लेस्ड है? दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. और जो एटम है दे आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर गाइस. मतलब यू इमेजिन अ फेस, यू इमेजिन अ वॉल, और उस वॉल के अंदर उसके फेस के सेंटर पे हमने एक एटम को घुसा दिया, आधा अंदर आधा बाहर. तो दैट इज व्हाट आई मीन बाय अ फेस के सेंटर पे एटम का होना. एंड हाउ मेनी फेसेस हैव यू गॉट? आई मीन या यू हैव गॉट 6 राइट. तो तुम्हारी 4 वॉल्स हो गई, एक ऊपर का एक नीचे का. यू हैव गॉट 6 वॉल्स और 6 में यू हैव गॉट 6 एटम्स प्रेजेंट एट द फेस सेंटर गाइस, in addition to the atoms present at the corners. Clear or not? Good. तो इसको मैं लिख देता हूँ. Oh gosh, मैं कह रहा सर था इसमें बीच में भी होगा जैसे पिछले वाले ना, में था. नहीं होगा, नहीं होगा. ओके सर. Add corners and face centers. Add इफेक्टिव में तो काउंट नहीं होगी. ये इफेक्टिव में काउंट होगा ना, इसका आधा पार्ट इनसाइड है. मतलब इसको तो विजुअलाइज करना बहुत आसान है. हाँ पूरा नहीं है, आधा है, आधा 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 काउंट करते आएंगे हम 6 फेस के लिए. हाफ इंटू 6 विच इज 3. 3 एटम इनसाइड हो गए हमारे, छोड़ेंगे क्यों? ठीक है ना गाइस? तो यस यू विल हैव, आएगा कंट्रीब्यूशन आएगा. किसका? कॉर्नर वाले का भी बताऊंगा. 1/8 आता है, बड़ा मतलब मेहनत लगती है उसमें. आई मीन अगर बच्चे ऑफलाइन होते हैं तो वो बड़ी आसानी से समझ जाते हैं, जो ऑनलाइन वाले होते हैं उनको समस्या आती है समझने में. फिर
उनके साथ लगना पड़ता है समझाते हुए। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये अच्छा नहीं है, ठीक है ना गाइस, दिस इज नॉट नाइस। मतलब तुम देखते ही समझ जाओगे व्हाई इट इज नॉट नाइस, ठीक है ना गाइस। इसमें क्या होता है बच्चों, कॉर्नर पे तो एटम है ही, ठीक है ना गाइस, देयर आर एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड टू पेयर, मतलब सॉरी, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेस के ऊपर देयर आर एटम्स प्रेजेंट, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेस के सेंटर पे देयर आर एटम्स प्रेजेंट। कोई भी एक पेयर उठा लो ऑपोजिट फेस का, उसके सेंटर पे देयर आर एटम्स प्रेजेंट। मतलब कहीं एक जगह तो हम 6 फेस ले रहे थे, यहाँ पे सिर्फ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस पे you have got atom present at the face center in addition to the ones at the corner। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड गुड, स्टार्ट करते हैं, लिखता हूं मैं इसके बारे में। at corners and two opposite face centers। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? कोई सा भी दो फेस ले सकते यस कोई भी दो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये रहा ऊपर, कहां चला गया, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट चीज पे। लोगों ने कहा यार ये तो तुमने ना दो काम कर दिए। दो काम क्या? एक तो तुम क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहे हो, एक तुम पोजीशन ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल की बात कर रहे हो। तो नाउ कंबाइन द टू, कि तुम्हारे एटम्स कहां होंगे और तुम्हारी साइड्स क्या होंगी, उसके बेसिस पे गाइस ट्राई टू कंबाइन के तुम्हारे एटम्स कहां होंगे इनसाइड द यूनिट सेल, और किस टाइप का यूनिट सेल है, डिपेंडिंग अपॉन द साइड्स एंड द एंगल्स गिवन टू अस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो उन्होंने कहा यार निकालो, वेरिएशंस निकालो ऑफ दोज 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उनके वेरिएशंस देखो गाइस। अब मैं लिखता जाऊंगा, तुम याद करते जाओगे, और ये मुझे मत कह देना कि सर ये कैसे याद होगा, कैसे कहा, आंसर मेरा सही नहीं, ठीक है। सिंपल बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड। और अभी एक बच्चा एक सवाल पूछने वाला है, कोई ना कोई बच्चा डेफिनेटली, पिछली क्लास में भी एक ने पूछा था, कौन था मुझे याद ही नहीं, ठीक है ना गाइस, लेकिन एक बच्चे ने पूछा था, अभी वहां आके भी पूछ लेंगे। क्यूबिक में गाइस, जो तुम्हारा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम था, उसमें तुम्हारे जो यूनिट सेल पॉसिबल हैं, या यूनिट सेल में लेट अस से जो एटम जहां जहां पे पॉसिबल है, ओनली पॉसिबिलिटी इज सिंपल बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट कि तुम्हारा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेसमेंट ऑफ एटम्स या लेट अस से पार्टिकल्स इनसाइड द यूनिट सेल इज सिंपल, मतलब कॉर्नर्स पे, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब हो गया बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर्स, फेस सेंटर का मतलब हो गया फेस सेंटर्स एंड कॉर्नर्स। इसके एग्जांपल देखते हैं गाइस। NaCl, जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड पता है नहीं पता है बच्चों? ZnS, कोई बात नहीं, अभी नहीं पता होगा, बाद में पता चल जाएगा। टेट्रागोनल, इसमें क्या आते हैं, सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड ओनली। एग्जाम्पल व्हाइट टिन, SnO2, TiO2, CSO4। बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन जानते हो गाइस क्या होता है, या मतलब लेट अस से क्वेश्चन इन द सेंस कि वो क्या सोच रहे होते हैं। ये सर जो करवा रहे हैं ना, दिस पार्ट कैन बी इग्नोर्ड, क्योंकि मतलब लेट अस से अगर याद कर भी लिया तो 2 दिन बाद वो समझ जाएंगे या उन्हें लगेगा दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। गाइस इंपॉर्टेंट है, बता दूंगा मैं क्यों। ऑर्थोरोम्बिक, सिंपल बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, इसमें सब होता है। हाँ बेटा, व्हाइट टिन, SnO2, TiO2, CSO4। हाँ ऐसे
यार इतनी खराब हैंडराइटिंग है क्या मेरी? हाँ वो ऐसे है यार, मैं फिर से नहीं कर रहा, मेहनत करनी पड़ रही है, नेक्स्ट क्लास तक ये ठीक हो जाएगा। वो है ना, वो जो इरेजर का कर्सर है वो ऊपर ही दिख जाएगा, मैं आसानी से मिटा दूंगा, अभी मिटाने की हिम्मत नहीं है। सुनाई देगा ना बच्चों? वो एस है, ठीक है ना गाइस? तो इसमें सिंपल होता, बॉडी सेंटर्ड होता, फेस सेंटर्ड होता, एंड सेंटर्ड होता, बहुत कुछ होता है। एग्जाम्पल पे आते हैं। रोम्बिक सल्फर, चलो एक तो आसान है याद करने के लिए, KNO3 BSO4। मोनोक्लिनिक पे आते हैं, सिंपल एंड सेंटर्ड। इसमें एग्जाम्पल क्या आ गया? मोनोक्लिनिक सल्फर। बच्चे कहेंगे सर दो एग्जाम्पल तो ऐसे हैं दोनों में, मतलब एक एक एग्जाम्पल दोनों में जो आसानी से याद हो जाएगा। मोनोक्लिनिक सल्फर Na2SO4.10H2O। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, ट्राइक्लिनिक। सिंपल, इस बंदे में सिर्फ सिंपल होता है। एग्जाम्पल K2Cr2O7 CuSO4.5H2O S3BO3। अब आते हैं हेक्सागोनल पे। हेक्सागोनल में तुम्हारा क्या आता है? सिर्फ सिंपल। तुम्हें याद होगा गाइस, डायग्राम भी हमने देखा था, दैट वाज सिंपल, हाँ है ना? मतलब जो तुमने स्ट्रक्चर बनाया था, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था रेड वाला, जो हमने रेड वाला स्ट्रक्चर बनाया था, उसके अंदर सिर्फ क्या था बच्चों? कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट थे। गाइस एक मिनट रुकना बच्चों। हाँ तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, ट्राई क्लिनिक का जो लास्ट एग्जांपल है वो H3BO3 है, ठीक है ना गाइस? हेक्सागोनल तुम्हारा क्या आ गया? सिंपल। एग्जांपल तुम्हारा ग्रेफाइट ZNO CDS। अब आते हैं नेक्स्ट, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल पे आते हैं गाइस, रुकना यार। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में तुम्हारा क्या आएगा? अगेन सिंपल। एग्जाम्पल कैल्साइट। ये कैल्साइट क्या होता बच्चों? CaCO3 होता। नेक्स्ट HGS, जो कि तुम्हारा क्या होता है? सिनाबार बच्चों। अब गाइस देखो, हमने सारे देख लिए वेरिएंट्स। वेरिएंट्स इन द सेंस कि तुम्हारे पार्टिकल्स कहां प्लेस्ड हो सकते हैं इन द यूनिट सेल, एंड वी हैव अरेंज्ड इट इन द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना गाइस? तो हम देखना चाह रहे हैं यार टोटल कितने आ गए, मतलब टोटल हमने जितनी भी स्टडी करी वो कितने आ गए। तो जस्ट हैव अ लुक एट दैट एंड यू रियलाइज यू आर लेफ्ट विद 14 ऑफ देम। यहां से मैं काउंट करके एक बार दिखा देता हूं, यार बहुत खराब हालत है। 1 2 3, 3 इसके, 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए, एंड 10 11 12 13 14। You have got 14. That was the whole point. Hold on guys. So there are total 14. तो guys इनको हम बोलते हैं there are total 14 types of unit cells, and we have got a special name for it guys. Total 14 types of unit cells are available, and we have got a special name for them, Bravais lattices, ठीक है ना? There are total 14 types of unit cells are available and under 7 crystal systems. These 14 unit cells are called Bravais lattice.
ओके बच्चों, गाइस, ओके, BRAVAIS, ब्रेवियस लैटिसेस। और नेक्स्ट पे आते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन यूनिट सेल। ये जो लैटिस पॉइंट्स है ना गाइस, लैटिस पॉइंट्स को यू ट्रीटेड एज एटम। हम ये देखना चाह रहे हैं कितना पार्ट ऑफ एटम इज इनसाइड द यूनिट सेल व्हेन इट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशंस, कि तुम्हारा कॉर्नर वाला, फेस सेंटर वाला, बॉडी सेंटर वाला, हाँ मतलब लैटिस पॉइंट को यू ट्रीटेड एज एटम, ठीक है ना गाइस, कि कितना लैटिस पॉइंट इज इनसाइड द यूनिट सेल। तो हम उस पॉइंट की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट इन टर्म्स ऑफ स्फीयर, कि स्फीयर का कितना पार्ट इज इनसाइड द यूनिट सेल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉर्नर, यहां पे बड़ी दिक्कत आती गाइस, पहले मैं लिख दूं फिर समझाना शुरू करूंगा, मतलब कन्वीनियंट रहेगा मेरे लिए। 1 एटम इज इन 8 यूनिट सेल्स, तो हम कहेंगे एक यूनिट सेल में एटम कितना होगा, 18 एटम इन 1 यूनिट सेल। बच्चे कहेंगे सर ये कहां से आ गया उठ के, हाँ है ना, कोई बात नहीं, समझा रहा हूं बच्चों। एक्चुअली अगर तुम अपने रूम में होते ना तो बड़ा आसान होता, मतलब रूम ऑफलाइन होते तो बड़ा अच्छी फील आती। कोई बात नहीं, एक काम करो, इमेजिन करो, आई होप, इमेजिन नहीं, आई होप कि तुम एक क्यूब या क्यूबॉइडल रूम में बैठे हुए हो। अब एक कॉर्नर उठा लो, कॉर्नर का मतलब लेट अस से नीचे वाला कॉर्नर उठाना गाइस। नीचे वाला कॉर्नर दिख रहा तुम लोगों को, आई मीन बच्चों अपने रूम में कॉर्नर दिख रहा, नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। अब गाइस उस कॉर्नर से, बॉटम कॉर्नर की बात कर रहा हूं मैं, उस बॉटम कॉर्नर से डू यू रियलाइज इट इज सराउंडेड बाय 4 यूनिट सेल्स इन द सेम लेवल, सेम प्लेन में 4 यूनिट सेल है। मैं बताता हूं गाइस, एक कॉर्नर है, जिस रूम में तुम बैठे हो दैट इज अ यूनिट सेल, ठीक है ना गाइस। एक उसका बगल वाला रूम और 2 रूम दूसरी साइड वाले, समझ में आया नहीं आया। एक कॉर्नर के लिए यू हैव गॉट 1 रूम, उसका बगल वाला रूम और 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट रूम ऑन द अदर साइड ऑफ दैट डॉट, अदर साइड ऑफ दैट कॉर्नर। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? कितने बच्चों को आई, कितनों को नहीं आई? मतलब ऑफलाइन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। बच्चों कुछ समझ आया नहीं आया, या सारा सिर के ऊपर से गया? आ गया। आ गया? नहीं मैं फिर भी समझाऊंगा, ठीक है ना गाइस, थोड़ा बहुत समझाऊंगा फिर मिटा दूंगा। इधर ध्यान दो गाइस, ये है, नहीं नहीं क्यों बनाओगे, इतनी मेहनत करने का, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, मैंने तो ऐसे ही कहा है। गाइस तुम्हारा काम मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल इज क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, काम खत्म है, ठीक है ना गाइस। ये डायग्राम है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं, फिर उन नोट्स को फिर से लिखना है, वो काम केमिस्ट्री में नहीं, ठीक है ना गाइस। अब इधर ध्यान दो, ये रहा तुम्हारा डायग्राम। हम कहेंगे ये कॉर्नर, ये नीचे वाला कॉर्नर की बात कर रहा हूं मैं, इस कॉर्नर की, इट इज सराउंडेड बाय 4 यूनिट सेल्स, मतलब एक तो यही वाला, एक बगल वाला, बगल वाले को मैं यहां पे बनाता हूं, बेटर रहेगा, 3 और 4, हाँ है ना बच्चों। और हम कहेंगे ये तो 4 ऊपर वाले थे, 4 नीचे वाले भी होंगे, हाँ है ना गाइस। आई मीन देयर मस्ट बी 4 अंडर। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? 4 इस प्लेन में, 4 नीचे वाले प्लेन में। अब कोई एक बच्चा है कोई भी जिसको डाउट है? नहीं है तो मैं आगे चलूं? नहीं सर। गुड, तो दैट वाज द होल पॉइंट, कि जो कॉर्नर है, ये जो बंदा कॉर्नर बेस स्फेरिकल बॉल पड़ी हुई है, इट इज सराउंडेड बाय 8 यूनिट सेल्स। तो एक यूनिट सेल में उसका जो पार्ट विच इज इनसाइड इज 1/8, हाँ या ना? यस सर। गुड, आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया कॉर्नर। दूसरे पे आते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर आसान है, हम कहेंगे भाई पूरा का पूरा अंदर तो बैठा है, बॉडी के सेंटर पे बैठा है, बाहर थोड़ी ना निकलेगा। एटम है या मतलब क्या है? तो ठीक है ना गाइस, छोटा एटम है, इट इज लाइंग कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल। तो हम सीधा लिखेंगे 1 एटम इन यूनिट सेल। समझ में आया नहीं आया? ऊपर मैंने क्या लिखा था, ढंग से मैं देख लूं। इन 1 यूनिट सेल, तो यहाँ पे भी 1 यूनिट सेल करूंगा, इन 1 यूनिट सेल, ठीक है ना गाइस। थर्ड पे आते हैं, अब आते हैं फेस सेंटर पे। गाइस फेस सेंटर तुम्हें बड़ा आसानी से पता होगा, हमने एटम को आधा घुसा दिया था अंदर। आधा का मतलब है यू कैन इजीली रिलेट
उसका पार्ट, द पार्ट विच इज इनसाइड ए यूनिट सेल इज हाफ, जो बाकी आधा है वो दूसरे यूनिट सेल में बैठा है। हाँ है ना बच्चों? तो दैट्स नाइस, बच्चे समझ गए हैं। देयर आर दैट वन एटम इज इन 2 यूनिट सेल्स, इज इन 2 यूनिट सेल। तो हम कहेंगे half atom will be inside 1 unit cell, in 1 unit cell. सर जैसे फेस सेंटर वाले इसमें हम कॉर्नर वाले भी इंक्लूड करें। कॉर्नर, मैं भी कॉर्नर की बात ही नहीं करना ना, कॉर्नर तो तुम्हारा हो गया। मतलब इन सबको हम ऐड करना शुरू करेंगे व्हेन वी आर लुकिंग एट डिफरेंट यूनिट सेल्स। अब समझ आ गया? मतलब कॉर्नर की भी बात करेंगे, बॉडी की भी बात करेंगे, फेस की भी बात करेंगे, बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग द यूनिट सेल्स, अभी हम उसके अंदर के पार्ट की बात करेंगे, कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एंड सो ऑन। और मुझे मजा नहीं आया, इसलिए मजा नहीं आया क्योंकि बाकियों में मैंने यूसी लिखा है, यहाँ पे मैंने यूनिट सेल लिखा है, तो मैं इसको भी यूसी कर देता हूँ। ठीक है ना गाइस? नेक्स्ट पे आते हैं। अब गाइस एक ऐसी चीज जो कि तुमने नहीं पढ़ी है, ठीक है ना गाइस, एज सेंटर, एटम प्रेजेंट एज सेंटर। वैसे मुझे ये इस पॉइंट पे पढ़ाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना गाइस, क्योंकि तुमने एज सेंटर पढ़ा ही नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो पढ़ाऊंगा, तो अभी पढ़ा देते हैं। ये रहा हमारा डायग्राम। गाइस थोड़ा ऐसे फील करो, एज सेंटर हम क्या देखना चाह रहे हैं, ये एज सेंटर पे एटम एग्जैक्टली कहां पे प्लेस्ड होता है। हम कहते हैं पहली चीज, एज सेंटर का मतलब है, आई हेट दिस थिंग गाइस, रुको, ये रहा एज सेंटर का मतलब है एज के सेंटर पे एटम प्लेस्ड है। कितनी एजेस होती है रूम में? 12 होती, ठीक है ना गाइस, मतलब 1 2 3 4, दूसरे वाले 2 3 4, और यहाँ की 4, 1 2 3, और यहाँ का 4। फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? मतलब मैं ये बता रहा हूं, एज सेंटर का मतलब यू हैव गॉट एटम्स प्रेजेंट एट द 12 एजेस, ठीक है ना गाइस। अब उसका कितना पार्ट इज इनसाइड द यूनिट सेल, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, उसको देखते हैं गाइस। थोड़ा सा 1 मिनट रुको, पहले मैं ये इसको चेंज कर दूं, ये बहुत खराब काम है, आई डोंट नो हाउ आई मिस्ड इट गाइस। अब इधर ध्यान दो, थोड़ा फील करो अगेन, तुम एक रूम में बैठे हुए हो, एक एज दिख रही है तुम्हें, ठीक है ना गाइस। मैं कौन सी एज की बात कर रहा हूं? मैं इस सुंदर सी एज की बात कर रहा हूं, दिस एज, ठीक है ना गाइस। मतलब तुम अपने रूम में जब विजुलाइज कर रहे हो, यू विजुलाइज दिस पर्टिकुलर एज, के नीचे वाली कोई भी एज विजुलाइज कर लो। डू यू रियलाइज गाइस, उस एज को तुम्हारे 4 यूनिट सेल सराउंड कर रहे हैं, एक वो जिसमें तुम बैठे हो, एक तुम्हारे बगल वाला, ठीक है ना गाइस, जिसके एज मतलब टच कर रही है, और 2 नीचे वाले, 2 ऊपर 2 नीचे। मतलब ऐसे विजुलाइज करो इसे, ये बंदा इधर, ये 1 है, मजा नहीं आया, रुको, ये 1 रहा, ये 2 रहा, मैं इस एज की बात कर रहा हूं गाइस, और 2 नीचे 3 एंड 4। फील आई नहीं आई ये बताओ मुझे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एज। तो ये जो एज के सेंटर पे एटम, ये गधा एटम बैठा हुआ है, ये भी तुम्हारा 4 यूनिट सेल का पार्ट है। मतलब इसका एक यूनिट सेल के अंदर कितना पार्ट होगा? 1/4, हाँ या ना? वही चीज Yes, लिखने वाला हूँ, गुड, यही चीज मैं लिखने वाला हूँ। हाँ बेटा, अच्छा, मतलब 1 सेकेंड, कौन सा पार्ट समझ नहीं आया? मतलब 4 यूनिट सेल वाला पार्ट, कि 4 यूनिट सेल कौन कौन से हैं? बाकियों को समझ आ गया? गुड। तो मैं ऐसे समझा था बेटा, तुम इधर विजुलाइज करो, इस रूम में तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर एज है नीचे वाली, ठीक है ना बेटा, ये रूम, इसका बगल वाला रूम, 2 नीचे के रूम, इतना समझ आ रहा है? मतलब इस पर्टिकुलर एज के लिए ये रूम, साइड वाला रूम, और 2 नीचे वाले, कोई डाउट? तो ये जो एटम यहाँ पे एज के सेंटर पे घुसा पड़ा है ना, ये 4 यूनिट सेल का पार्ट है, इसका मतलब इसका 1/4 पार्ट इज इनसाइड द 1 यूनिट सेल, करेक्ट, ठीक है ना गाइस? वहां पे तो किसी बच्चों को डाउट नहीं है ना? आई होप नॉट। 1 एटम इज इन 4 यूनिट सेल, तो 1/4 एटम इन 1 यूनिट सेल, ठीक है गाइस? अब आते हैं यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं डिफरेंट यूनिट सेल में। कॉर्नर मतलब वो जो तुम्हारा सिंपल था, फेस सेंटर था, बॉडी सेंटर था, उनकी बात कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट सिंपल यूनिट सेल।
सिंपल यूनिट सेल पे आते हैं। सबसे पहला इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं हम, ऑब्वियस सी बात है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। हम कहेंगे भाई तुम्हारा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, हम कहेंगे कि तुम्हारे 8 कॉर्नर्स सर होते एक हैं, हाँ है सेकंड ना, ऊपर को आप दिखा देना। 1 आएगा, करेक्ट। ये वाला पार्ट, बस 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 सर, ये 1/4 ही देखना। अच्छा बाकी हो गया। यस सर, हो गया। अब आते इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। मैं काम करता वो डायग्राम फिर उठा लेता कन्वीनियंस सेक के लिए, तुम्हारी मर्जी है, मतलब आई डोंट माइंड। अगर तुम्हें एकदम से समझ में आ रहा है तो तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। ये रहा, हम कहेंगे हर एक कॉर्नर का कितना पार्ट, मतलब हर एक कॉर्नर एटम का कितना पार्ट इज इनसाइड द यूनिट सेल, 1/8। कॉर्नर कितने, 8। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होगी, 8 × 1/8 विच इज 1, हाँ है ना। तो यही आ गया हमारा, दिस विल बी 8 × 1/8 विच विल बी इक्वल टू 1। मतलब अगर हम कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो देयर इज ओनली 1 एटम इनसाइड द यूनिट सेल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, इन सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल गाइस। अब दूसरे पे आते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। हम कहेंगे इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने, अभी देखते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, हम कहेंगे कॉर्नर वाले तो है ही हैं, मतलब 8 × 1/8 सीम्स करेक्ट, राइट। अब दूसरी चीज क्या है गाइस, 8 × 1/8 हमारा हो गया। दूसरी चीज आ गई बॉडी सेंटर वाला, और बॉडी सेंटर वाला पूरा लाया करता, हाँ है ना, तो +1 कर दिया। टोटल आ गए 2 एटम्स। 2 एटम्स आर इनसाइड अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बच्चों क्लियर हुआ नहीं हुआ गाइस, गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ, बच्चे बोल ही नहीं रहे। ओ हाँ गॉश, सर, हो गया। वेरी गुड बच्चों, आवाज आ रही है। हाँ सर, आ रही है। अच्छा, मुझे लग तो रहा नहीं था क्योंकि मेरा माइक तो पिचक गया, मतलब माइक का वायर, ठीक है ना अरे गाइस। जो 1 है वो दो हाफ हाफ साथ में और नहीं, इसलिए बना हाफ है। कौन से, बॉडी सेंटर भाई, बॉडी सेंटर तो पूरा का पूरा अंदर रहता। अच्छा सर, हाँ सर। समझ गए, ये तो बॉडी सेंटर वाला है, पूरा का पूरा अंदर है। अब आते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके देखते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इसमें एटम कहां कहां होते, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर्स पे। हमने कहा कॉर्नर का तो 8 × 1/8 उठा लो। अब आते हैं फेस सेंटर। हम कहेंगे भाई तुम्हारा कितना पार्ट अंदर होता, मतलब फेस का सेंटर कॉन्ट्रीब्यूट हाउ मच, हाफ, एंड यू गॉट 6 फेसेस, 4 वॉल, एक ऊपर एक नीचे, हाँ है ना। तो इट वुड बी बेटर इफ वी राइट इट डाउन एज 6 × 1/2। तो 3 एटम आए तुम्हारे किससे, फेस के सेंटर से, एक एटम आया कॉर्नर से। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल इज 4, ठीक है ना बच्चों। अच्छा बाय द वे गाइस, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, आई एम नॉट गोइंग टू राइट अबाउट दैट, उसमें कितने एटम्स होंगे, कोई बताएगा मुझे। हाँ, यूनिट सेल जिसमें तुम्हारे एटम्स कॉर्नर पे होते हैं एंड 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट फेस। यस, योर आंसर इज करेक्ट, 2, इट्स 2, ठीक है ना गाइस। मैं नहीं लिख रहा उसके बारे में। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। ये बड़ी अच्छी चीज गाइस, एज की लेंथ। अभी गाइस तुम एक चीज देखोगे, विल नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डिस्कसिंग क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब तीनों साइड्स सेम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, विल बी डिस्कसिंग क्यूबिक यूनिट सेल। तो गाइस उसमें सबसे पहले मैं डायग्राम बना दूं सुंदर सा, ये रहा हमारा डायग्राम एज यूजुअल। एक समस्या है, मुझे उड़ाना पड़ेगा क्योंकि मैंने कॉर्नर्स भी दिखा रखे हैं, कॉर्नर मुझे दिखाने नहीं। सर ये पिछले क्लास में भी किया था हम लोगों ने। क्या हो गया बेटा, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी किया था ना, वही वाला है हाँ ना। अरे किया था बेटा, वो रिपीट हो रही है।
जो ओरिजिनल मतलब जो 11 से 12 वाला बैच था उनके साथ ये डिस्कस नहीं हुआ था। देयर वाज Okay, योर, sir. मतलब तुम लोगों ने पहले पढ़ लिया, ये अभी पढ़ रहे हैं। और 1 सेकंड, ये बच्चा कौन सा है, इसको इतनी देर बाद पता चल रहा है? मतलब यहाँ पे मेरी क्लास आधी मतलब खत्म होने पे आ गई। कौन सा होनहार बच्चा है भाई, नाम तो बताओ। नहीं सर, मैंने बोला अभी, वो तो मैं अच्छा पहले बोला बोल भी, रहा ओके। हाँ। हाँ गुड। एनीवे मैं क्या कह रहा था गाइस, ये एज लेंथ है, एज लेंथ समझ में आ गया ना, साइड की लेंथ ऑब्वियसली। अब आते हैं रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम को हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ एटम विल बी रिटन एज आर। आर, सुंदर सा आर हमारा, विद आर, ठीक है ना बच्चों। अब गाइस देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती फिर विजुअलाइजेशन में, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। हम देखना चाह रहे हैं एज लेंथ ए और आर के बीच में रिलेशन। गाइस देखो स्टार्ट करते, सबसे काम की चीज गाइस, ये जो क्लोजेस्ट एटम्स होते हैं ना, टच कर रहे होते हैं। टच का मतलब तुम समझ रहे हो गाइस, कि जो मैंने डायग्राम बनाया ना वो सारे गलत बनाए, ठीक है ना बच्चों। नोट, गलत इन द सेंस, बाकी है ना ये ऑफलाइन वाले सारे या ऑनलाइन वाले सारे डर गए होंगे, सामने गलत डायग्राम बनवा दिया। नहीं गलत इतना भी नहीं है, क्योंकि समझाने के हिसाब से दो डायग्राम्स वर परफेक्ट। क्लोजेस्ट एटम्स टच ईच अदर, अभी समझाता मैं। वो डायग्राम वर नीट, इसलिए वो बनाए गए, ठीक है ना गाइस। वो अच्छे डायग्राम थे, नीट डायग्राम थे। अभी जो डायग्राम बनाएंगे ना, मतलब विजुअलाइजेशन के लिए जो डायग्राम सोचेंगे, दे आर नॉट नाइस, दे आर नॉट नीट। ये डायग्राम बना रहा हूं मैं, मिटा दूंगा उसे। क्लोजेस्ट एटम्स टच ईच अदर का मतलब ये है, ये एटम इस साइज का है, ये एटम इस साइज का है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो मैंने दूर दो दो कोने पे एटम बना दिए, इट इज नॉट लाइक दैट दीज एटम्स आर टचिंग ईच अदर। जैसे तुम्हारा ये टच कर रहा है, ऐसे ये ऊपर वाला इसको टच कर रहा होगा, ये इसको टच कर रहा होगा, एंड दिस वन टू, मतलब नॉट ओवरलैपिंग, टचिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब ये जो मैंने कॉर्नर पे एटम बना दिए, दैट इज नॉट अ करेक्ट स्ट्रक्चर, इट इज एक्चुअली व्हाट, द एटम्स आर टचिंग ईच अदर। तो पहले वाले में तो मुझे यही डायग्राम चाहिए, तो मैं इसी को उठा लेता हूँ, फिर से बनाता हूँ, लेके आता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सिंपल यूनिट सेल की। सिंपल तो हमारा यही ठहरा। तो गाइस इधर ध्यान दो, पहला सिंपल यूनिट सेल, इसमें रिलेशन क्या होगा बिटवीन आर एंड ए? बड़ा आसान है गाइस, एक मिनट रुको, ये ना ये उसके डॉटी उड़ के ऊपर, रुकना गाइस, ना बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, वहां चल रहा है। मुझे पता है ना बच्चों को दिक्कत क्या आ रही है, बच्चों को सारी मेहनत करनी पड़ रही है, विवेक सर मजे ले रहे हैं, बच्चे फीलिंग जेलस। थोड़ी धीरे धीरे बनाओ। हाँ मुझे पता है ये बच्चे, हाँ समस्या है गाइस, आई नो, हमने भी तो समस्या फेस करी है, ऐसी थोड़ी ना। इधर ध्यान दो गाइस, बहुत आसान है, यहाँ पे तुम इजीली विजुलाइज कर सकते हो। यार ये एटम इसको और ये एटम, ये दोनों आपस में टच कर रहे, ए इक्वल टू 2r, हाँ है ना बच्चों? वेरी गुड, तो ए इक्वल टू 2r उठ के आ गया। अब दूसरे पे आते गाइस, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। उसमें मैंने यूसी लिखा था, लेट मी चेक, सिंपल यूसी, ठीक है ना गाइस। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ी समस्या रहेगी, स्ट्रेस होने वाला है बच्चों को भी, मेरे को भी। मेरे को इसलिए क्योंकि मैं समझा ही ना पाऊंगा बच्चों को कि यार ये कैसे हो गया। बॉडी सेंटर में गाइस ऐसे समझो, हम कहते हैं यार यहाँ पे भी ए इक्वल टू 2r ले लो, नहीं गाइस। सबसे पहली चीज बॉडी सेंटर के बारे में ये ठहरी कि हम जो एटम रख रहे हैं बॉडी के सेंटर पे और कॉर्नर पे, दे आर सेम। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है? मतलब ऐसा नहीं है कि लाओ जी कॉर्नर पे एक टाइप का एटम रख देते हैं, बॉडी के सेंटर पे डिफरेंट रख देते हैं, दैट मींस डिफरेंट थिंग। जब हम कह रहे हैं वी हैव गॉट अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दैट मींस वी हैव गॉट द सेम सेल, सेम एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज द बॉडी सेंटर। अब तुम रियलाइज करोगे गाइस, जब हमने कॉर्नर पे एटम रखे तो बॉडी के सेंटर पे कुछ तो स्पेस रहेगा, मतलब थोड़ा विजुलाइज करके देखो, देयर बी सम स्पेस लेफ्ट एट द बॉडी सेंटर। हमने कहा यार उधर हमारा आखिरी एटम रख दो, 8 कॉर्नर पे रख दिए, एक को बॉडी सेंटर पे रख दिया। व्हाट यू विल रियलाइज इज गाइस कि जो तुम्हारा स्पेस अवेलेबल है टू कीप द एटम,
that is less and the size of atom is more guys. तो अगर तुम वही साइज का एटम रखना चाहोगे ना तो वो तुम्हारा यूनिट सेल को फाड़ देगा इन द सेंस एक्सपैंड कर देगा. If you try to put a same sized atom at the body center, the unit cell will expand in the sense कि जो तुम्हारे कॉर्नर के एटम्स हैं they will stop touching one another and you cannot have A equal to 2R. समझ में आया नहीं आया? आ गया? That's very nice. तो आधा पार्ट हमारा हो गया. We have understood that A cannot be equal to 2R. वो क्या होगा उसमें तुम्हारी अपनी समस्या है, अभी देखते हैं. 4R will be equal to root 3A. ये समस्या आने वाली है. गाइस इधर ध्यान दो. हम क्या कहेंगे, एक तो यार गाइस 1 मिनट रुकना. चलो मैं पहले ये बना देता हूं. मैंने क्या लिया, आई टुक अ डायगोनल प्लेन मैंने बना दिया. दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? नाउ द पॉइंट इज, एक चीज तुम समझ रहे हो, कॉर्नर एटम्स आर नॉट टचिंग वन अनदर, बट दैट बॉडी सेंटर पे जो एटम है दैट इज टचिंग ऑल द 8 कॉर्नर एटम्स. ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वेल दैट्स नाइस. तो अब दूसरी चीज हमारी क्या बचती है, सिंस दैट, रुकना, since this atom present at the body center is touching all the corner atoms, do you realize guys, पहले मुझे ये बताओ, इसको लेता हूं मैं, ये कन्वीनियंट रहेगा बनाना. ये लेंथ क्या होगी बच्चों, कोई बताएगा मुझे? अगर साइड लेंथ एज लेंथ a है तो what will be this length? root 3a. I hope this is clear to you guys. root of a square plus a square plus a square root 3a. This is the length root 3a. हम कहेंगे इस root 3a में क्या आया, एक तो कॉर्नर एटम, कॉर्नर को ऐसे बनाऊंगा ना फिर तो हो गया, ये कॉर्नर एटम आया, ये तुम्हारा बॉडी सेंटर का एटम आया, ये एक और कॉर्नर एटम आया. डू यू गेट दिस फील और नॉट गाइस? दीज आर द एटम्स इन दैट, हमारा जो मैंने लाइन बनाई है ना, जो मैंने बॉडी डायगोनल लाइन बनाई है, उस पे यू हैव गॉट 3 एटम्स, 2 एट द कॉर्नर्स एंड 1 एट द बॉडी सेंटर. ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? अब तो 1 सेकेंड यार, हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि यही क्वेश्चन पिछली वाली क्लास में भी किसी ने पूछा था, मतलब एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन. ड्यूड मैंने इधर ध्यान से समझो कि तुम्हारा कॉर्नर वाले एटम अगर तुम एक साइज के रख रहे हो तो बॉडी सेंटर पे सेम साइज एटम नहीं रखा जा सकता, ठीक है ना, विदाउट एक्सपेंडिंग द यूनिट सेल. ये हाँ मैंने एक्सपेंड कर दिया, मतलब पता ही नहीं कैसे हो गया. आई हैड टू आंसर द सेम क्वेश्चन इन दैट फर्स्ट क्लास. एनीवे इधर ध्यान दो गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई, मैंने एक्सपेंड कर दिया है. तो वी हैव गॉट सेम साइज एटम प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर. डू यू रियलाइज गाइस r plus 2r plus r will be equal to root 3a? हाँ या ना? अरे यार Yes, sir. हाँ, गुड, नाइस. तो we'll have 4r equal to root 3a. That is the relation that you will have. और 4r हमारा ये क्या है? This is equal to root 3a was nothing but body diagonal. किसी बच्चे को कोई डाउट? गुड. नहीं सर. थर्ड पे आते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. पहले मैं डायग्राम चिपका दूं. ये रहा हमारा गाइस. अब इसमें भी वही समस्या है जो मोर और लेस तुम्हारा बॉडी सेंटर्ड में आ रही थी. बॉडी सेंटर्ड में क्या था कि बॉडी के सेंटर पे यू कैन हैव अ स्मॉलर एटम. अगर तुम कॉर्नर्स को मतलब खोलना नहीं चाह रहे, मतलब यू डोंट वांट के a इक्वल टू 2r रहे, तो तुम्हारा बॉडी के सेंटर पे यू विल हैव अ स्मॉलर एटम. वही चीज तुम्हारा फेस सेंटर में आने वाली है. ये एक एटम रहा, ये दूसरा एटम रहा, ये तीसरा एटम रहा, ये होल्ड ऑन गाइस, लो जी काम ही बढ़ गया. ये रहा, ये तीसरा एटम रहा और ये चौथा एटम रहा. फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? यहाँ पे बीच में तुम एटम घुसा सकते हो, घुसा दो, लेकिन सेम साइज का एटम ना होगा. हाँ या ना बच्चों? और अगर तुम सेम साइज का एटम घुसाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे कॉर्नर पे जो एटम है वो खुल जाएंगे, मतलब वो दूर दूर हो जाएंगे. ए विल नॉट बी इक्वल टू 2r. ये फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों?
गुड। तो गाइस बात ये रही कि इस बार हम इस फेज की बात करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फेज टू सी द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। दिस इज अ फेज दैट विल बी लुकिंग एट। इसको मैं अलग से बना देता हूं, कन्वीनियंट रहेगा। रुकना। ये इस टाइप का कुछ बनेगा, हाँ है ना, रफली। तो गाइस आइडिया क्या है, यहाँ पे वो बीच वाला है वो सेम साइज है, ठीक है ना बच्चों। ओके तो आइडिया क्या है, ये हमारा हो गया। दिस इज द फेस, वी आर टॉकिंग अबाउट अ फेस। फेस के कॉर्नर पे 4 एटम है, फेस के सेंटर पे 1 एटम है। हम कहेंगे लेट अस हैव अ लुक एट दिस, लेट अस हैव अ लुक एट द फेस डायगोनल। बॉडी डायगोनल के बजाय लेट अस हैव अ लुक एट द फेस डायगोनल बच्चों। ये आ गया, ये आर, ये 2r, ये r, 4r आ गया। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेस डायगोनल गाइस? √2a। दैट्स इट, दैट्स अवर रिलेशन बच्चों। हमारा रिलेशन क्या आएगा? we'll have 4r equal to √2a which is actually your face diagonal बच्चों। यहां तक कोई चीज बच्चों बताओ, एनी प्रॉब्लम गाइस? नो सर। अब एक छोटी चीज बची है बिफोर वी गो ऑन द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मेरे को पता नहीं इस क्लास में करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट देयर इज सम वेरी सिंपल थिंग दैट यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम यूनिट सेल। गाइस हमें पूछा जाएगा इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना गाइस। कोई भी कंपाउंड का दे विल आस्क अस व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। तो हमें क्या करना है बच्चों, हम कहेंगे यार कंपाउंड मतलब कंपाउंड का तो पूरा क्रिस्टल बन के आएगा ना। हम कहेंगे क्रिस्टल जाए भाड़ में, हमारा काम है यूनिट सेल को देखना, क्योंकि यूनिट सेल ही रिपीट हो रहा है और उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स भी बताएं। मतलब वी आर नॉट लुकिंग एट द ओवरऑल नंबर ऑफ एटम्स, वी आर लुकिंग एट द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। हम कहेंगे जो तुम्हारा कॉम्पोजिशन यूनिट सेल का है वही तुम्हारा कॉम्पोजिशन कंपाउंड का है। इट इज एज सिंपल एज दैट गाइस, और कुछ नहीं है। तो वही चीज मैं लिखना चाह रहा हूं, फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल गिव्स फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। या लेट अस से एंटायर लैटिस का फॉर्मूला, ठीक है ना गाइस। एक काम की चीज और है विच काइंड ऑफ हेल्प्स यू, विच काइंड ऑफ सर्व्स एज अ प्रूफ मोर और लेस, प्रोवाइडेड तुम्हारा क्वेश्चन सही है कि तुम्हारा या लेट अस से तुम्हें हाइपोथेटिकल एटम्स ना दे रखे हो। इट काइंड ऑफ सर्व्स एज अ प्रूफ कि तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही है या गलत है। दैट इज ओवरऑल चार्ज ऑन द यूनिट सेल शुड बी 0। यूनिट सेल पे ऐसा नहीं होता, इट कैनॉट हैव अ चार्ज कि +1 -1, दैट काइंड ऑफ चार्ज कैनॉट बी प्रेजेंट ऑन द यूनिट सेल। द यूनिट सेल should be electrically neutral guys, that is very important. That's the second thing that is very important. Overall charge on unit cell is 0. यूनिट सेल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके फॉर्मूला कंपाउंड का मतलब यार तुम ऐसे देखो, तुम्हें याद है NaCl का जब हम लिख रहे होते थे we used to write it down as Na+N Cl -N, याद है? ये N वही है, ये क्रिस्टल की बात कर रहा है। फिर हमने कहा इसका फॉर्मूला यूनिट क्या है, N हटा दिया, NaCl। तो हम Na+N Cl -N नहीं लिखेंगे, दैट इज नॉट द आंसर वी एक्सपेक्ट इन सॉलिड स्टेट। हम कहेंगे NaCl लिखना है। तो वो हम सिर्फ जो है यूनिट सेल का जो फॉर्मूला है दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, हम उसको सीधा NaCl पे छोड़ देंगे। तो ओवरऑल चार्ज ऑन यूनिट सेल इज 0, दैट इज टोटल पॉजिटिव इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज is equal to
टोटल नेगेटिव चार्ज। ओके बच्चों, गाइस यहां तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? बोलो गाइस। हाँ एग्जाम्पल दो। अगर आज की क्लास में मैं क्वेश्चन डिस्कस भी करूंगा तो भी एग्जाम्पल नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम। मतलब आई हैव टू थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूं, सपोजिंग ZnSL लिया, ठीक है ना, इट विल हेल्प यू आउट। मतलब आगे तो इट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू आउट। हमने कहा सल्फर तुम्हारा FCC बना रहा है। FCC का मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में सल्फर इज, मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल सल्फर बना रहा है। तो सल्फर के कितने एटम्स होंगे इनसाइड द यूनिट सेल? फेस सेंटर में 4 होते हैं, है ना। कॉर्नर और फेस सेंटर्स के मिला के कितने होते हैं? 4। 3 फेस सेंटर से, 1 कॉर्नर से। तो अब हमें इट इज काइंड ऑफ सर्विंग एज अ प्रूफ कि यार जिंक के भी यूनिट सेल में कितने होने चाहिए? 4। दैट इज व्हाट आई मीन कि तुम्हारा यूनिट सेल में जिंक के भी 4 होने चाहिए अगर तुम्हारे सल्फर के 4 है। सपोजिंग हम कह रहे हैं Na2O, हम कह रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, Na2O में ऑक्सीजन बना रहा है FCC। इसका मतलब है ऑक्सीजन के कितने? 4। तो अब सोडियम के कितने होने चाहिए फॉर चार्ज न्यूट्रलिटी? Na2O है, देयर शुड बी 8। 4 ऑक्सीजन है तो तुम्हारे सोडियम कितने होने चाहिए? 8। मतलब तुम तो कहोगे सर ये फॉर्मूला से देखा हमने, है ना, हमें पता है Na2O है, अगर ऑक्सीजन के 4 सोडियम के 8। नहीं, मैं कह रहा हूं सपोजिंग ऑल यू नो न्यू वाज अ चार्ज, तो हम कहते हैं 4 ऑक्सीजन का -8 चार्ज आ गया, तो यू नीड +1 चार्ज के, यू नीड 8 एटम्स सो दैट यू गेट अ न्यूट्रल यूनिट सेल। दैट इज व्हाट आई मीन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। पहले रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं, स्टॉप करते हैं, पॉज करें, स्टॉप करें, पॉज करते हैं।